हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके 6 नंबर की प्रैक्टिस सेट है। ओके, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है? ओके, ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ए म्यांमार, क्योंकि म्यांमार जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी से भी लगा हुआ है, तो ये स्थलीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है बल्कि यह जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। ओके, इसकी डिटेलिंग है, म्यांमार जो है बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान जो है ये स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल। ओके, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, गुजरात। तो भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो गुजरात की है। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1214.70 किलोमीटर है। ओके, इसके बाद अगर बात करें गुजरात के बाद, तो कौन सा राज्य है जो जिसकी तटीय सीमा लंबी है? तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आपका केरला आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्रम से। सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसकी लंबी है? गुजरात की है, फिर तमिलनाडु की है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र की है। तो आप क्रम से याद रख सकते हैं, गुजरात है, ठीक, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ओके, ये क्रम है आपका। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है संयुक्ता पाणिग्रही ओडिशी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा रवि वर्मा चित्रकार और डी है उस्ताद विलायत खां सितार। ओके, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, शिव कुमार शर्मा बांसुरी ये जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं। ओके, ना कि बांसुरी बजाते हैं। चलिए और बता देते हैं, बाकी जो भी सभी ऑप्शंस दिए हैं वो सही हैं। संयुक्ता पाणिग्रही जो है ये ओडिशी नृत्य से संबंधित हैं, और शिव कुमार शर्मा जो हो गए ये आपका संतूर वादक से रिलेटेड है। राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं, और उस्ताद विलायत खां का संबंध जो है वो सितार से है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है भारत सरकार, ओडिशा सरकार, बंगाल सरकार या यूनेस्को। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। इसकी डिटेलिंग है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा वर्ष 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विजयानंद बीजू पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया था। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1952 में प्रदान किया गया। यूनेस्को द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान दिया हो। ओके, तो याद रखना है क्या कि कलिंग पुरस्कार जो है किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पहली बार कब दिया गया था? तो 1952 में प्रदान किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जून, 12 जनवरी, 14 मार्च या 10 मई। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट, 12 जनवरी। इसकी डिटेलिंग है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक एवं विचारक थे। इनके बचपन का नाम जो था क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ यूएनआईसीईएफ यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1946, 1949, 1945 या 1948। ओके, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1946 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी डिटेलिंग है, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन सा स्थल? पंबन द्वीप। ओके, इसकी डिटेलिंग है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह द्वीप वर्तमान में रामनाथपुरम जिले का हिस्सा है। ओके, यह द्वीप भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? ऑप्शन है व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या याज्ञवल्क्य। इसने लिखा है पंचतंत्र को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विष्णु शर्मा। ओके, पंचतंत्र की कहानियां ये किसकी रचना है? ये सभी तो विष्णु शर्मा की हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 वर्ष होता है। ओके, इसकी डिटेलिंग है, अनुच्छेद 83 फर्स्ट। ओके, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल जो है आपका 83 फर्स्ट के तहत क्या बात की गई है? अनुच्छेद 83 एक कहता है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। ठीक है,
राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक, याद रखना है कार्यकाल जितना होता है कितना, 6 वर्ष। इन इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है उपक्रमों पर स्वामित्व, कच्चे माल का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति या रोजगार नीतियां। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो ऑप्शन इज करेक्ट, उपक्रमों पर स्वामित्व। ओके, इसकी डिटेलिंग है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों का जो मिक्सअप होता है उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, माल घरेलू उत्पाद, चालू घरेलू उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इज करेक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे क्या कहते हैं जीडीपी को अंग्रेजी में, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, क्या होता है, यह एक निश्चित अवधि यानी सामान्य तौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ओके, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? जुलाई 1969 में या अगस्त 1971 में या मार्च 1981 में या अप्रैल 1980 में। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, अप्रैल 1980 में हुआ था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसकी डिटेलिंग है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ था। और कितने बैंकों को हुआ था? तो 14 बैंकों का जो है वाणिज्यीकरण किया गया था। ओके, और उसके बाद दूसरी बार कब किया गया? तो दूसरी बार अप्रैल 1980 में किया गया था। ओके, 15 अप्रैल 1980 में किया गया और तब जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहली बार कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था और दूसरी बार कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर यहाँ पूछता कि पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, जुलाई 1969। दूसरी बार पूछा है तो अप्रैल 1980 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या मध्यम उद्यम। ओके, आंसर सही हो जाएगा सूक्ष्म उद्यम। ओके, इसकी डिटेलिंग है, वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद, जब एमएसएमई अधिनियम लाया गया उसके 14 वर्षों के बाद की बात कर रहा है। इसकी डिटेलिंग फिर से ध्यान से सुनिए, वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 वर्षों बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। नई परिभाषा के अनुसार क्या हुआ? ये सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म उद्यम कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। ऑप्शन है गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या अपवर्जी विकास। ओके, आंसर सही हो जाएगा गरीबी हटाओ। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई थी तथा 31 मार्च 1979 को समाप्त होनी थी। यह योजना जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना में वर्ष 1978-79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य भी रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दिया है, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण है जो कि कारों के हेडलाइट में यानी सामने वाली लाइट में यूज किया जाता है? ओके, ऑप्शन है अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या अवतल। ओके, हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कारों की हेडलाइट में। ओके, इसकी डिटेलिंग है, सर्च लाइट, स्कूटर तथा मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके समीप लगे बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अधिक तीव्रता की किरणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? किरणें अभिसरित होकर दूर तक जाने में सक्षम हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डेविड बाल्टीमोर, रोजालिंड फ्रैंकलिन, सी है विलियम हार्वे एंड डी है चार्ल्स डार्विन।
ओके, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम हार्वे। यानी रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ओके, इसकी डिटेलिंग है। रक्त परिसंचरण की खोज एक अंग्रेजी चिकित्सक विलियम हार्वे ने की थी। डेविड बाल्टीमोर ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज की थी। याद रखिएगा, इसमें और भी सारे ऑप्शन की डिटेलिंग कर रहा है। क्या कहा है कि डेविड बाल्टीमोर जो है, ये ऑप्शन ए के बारे में बता रहा है कि डेविड बाल्टीमोर ने क्या खोजा था? जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज की थी इन्होंने। और बात करें रोजालिंड फ्रैंकलिन के बारे में, तो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की आणविक संरचना से संबंधित खोज की थी। और चार्ल्स डार्विन ने जो है क्या खोजा था? इन्होंने जैव विकास को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये जैव विकासविद थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? ऑप्शन है शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल। ओके, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, बैक्टीरियल। और इसकी डिटेलिंग है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। याद रखिएगा, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु डैश है? ऑप्शन है टिन, पोटेशियम, पारा, टंगस्टन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पारा है। डिटेलिंग है इसकी। कमरे की सामान्य ताप पर पारा, जिसका जो है सिंबल क्या होता है? Hg, धातु या मरकरी तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सामान्य ताप पर पारा है। ओके, अगला क्वेश्चन है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसकी डिटेलिंग है। CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रंग सफेद होता है, जिससे क्या होता है? क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। ओके, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? ब्लीचिंग पाउडर का, जिसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक है, मूलभूत है, सामाजिक है या विधिक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मूलभूत अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार यानी कि मूलभूत अधिकार है। इसकी डिटेलिंग है। संविधान जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। तो ये मूल अधिकार भी है और एक मानवाधिकार भी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 29। ओके, आंसर क्या से हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुच्छेद 39 की डिटेलिंग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राष्ट्रपति की शपथ। इसकी डिटेलिंग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को संदर्भित करता है, जबकि अनुच्छेद 54 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है और अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है या संदर्भित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ऑप्शन है 19(1) DE या 301 या 301 से 307 या उपरोक्त सभी। ओके, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 301। इसकी डिटेलिंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। ओके, इस अगला क्वेश्चन है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर या द्विविभाजन कानून। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ओके, इसकी डिटेलिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ओके, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। ठीक, कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपका राजस्थान के नागौर से। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था।
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय जनता का विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946 को। ओके, अक्टूबर 1943 को। ओके, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई वो कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। इसकी डिटेलिंग है, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसे क्या कहते हैं, आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। ओके, 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू एंड चंद्रशेखर आजाद। आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। इसकी डिटेलिंग है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू एंड विनोबा भावे। ओके, आंसर से हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, विनोबा भावे। इसकी डिटेलिंग है, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो सबको याद हो सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा अगर पूछ लिया एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। डेट भी याद रखना है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ। इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन बने? तो प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे बने थे। और सेकंड सत्याग्रही कौन बने थे? तो सेकंड सत्याग्रही कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचकों की मांग को मान लिया गया था? ऑप्शन है 1906, 1909, 1919 या 1922। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1909। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ष 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचकों की मांग को मान लिया गया था। वर्ष 1909 के अधिनियम को मार्रे-विंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, ईसर सिंह या पंडित काशीराम। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, सोहन सिंह भागना। ओके, इसकी डिटेलिंग है, गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालता था, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भागना थे। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड कर्जन। इसकी डिटेलिंग है, बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1899 से 1905 के कार्यकाल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की भी घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। कह रहा है भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो लॉर्ड कर्जन 1905। ठीक है, सबको याद रहता है। ध्यान से सुनिए, इसकी नींव कहाँ पड़ी थी। इसके निर्णय की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ओके, विभाजन की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन लागू हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, वहां पे जो है इसके बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र या अवेस्ता सूत्र। ओके, तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अगम सूत्र कहते हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम या आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों यानी कि शास्त्रों में
संकलित किया गया। ओके, जिन्हें जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ऑप्शन है आर.एस. बिष्ट, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स या एस.आर. राव। ओके, आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर.एस. बिष्ट ने। ओके, धौलावीरा की जो खुदाई है वो आर.एस. बिष्ट ने शुरू कराया था। ओके, इसकी डिटेलिंग है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, यानी धौलावीरा की खोज जो है किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। ओके, बात करें 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर खुदाई यानी उत्खनन का कार्य किया गया था। ओके, तो ये यहाँ पे जो है दो नाम धौलावीरा से रिलेटेड है। बात करें अगर धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो धौलावीरा की खोज जो है किसने की थी? याद रखिएगा, जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था और यहाँ पे विस्तृत खुदाई किसने करवाई थी? तो आर.एस. बिष्ट ने करवाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है शासक और सूची 2 में दिया है रानियां, यानी कौन से शासक की कौन सी रानियां थी यहाँ पे दे रहा है। ओके, आइए देख लेते हैं। पहला शासक दिया है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त की रानी का नाम कुमार देवी था। ऑप्शन 3 ए जो है वो 3 से मिल जाएगा। ओके, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की रानी की बात करें तो इनका नाम क्या था? दत्ता देवी। ओके, ए से मिल जाएगा। सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुबेर नागा। और कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा हमारा 3 1 2 4। ओके, 3 1 2 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चंद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्ता देवी था और चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम कुबेर नागा था और कुमार गुप्त प्रथम की रानी का नाम अनंत देवी था। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। पांचवें रथ का क्या नाम है? ओके, तो ऑप्शन है भीष्म रथ, कर्ण रथ, द्रौपदी रथ या कृष्ण रथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द्रौपदी रथ। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग है, महाबलीपुरम में पंच रथों में धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल हैं। इसे पंच पांडवों का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायुमंडल, मौसम, मानसून या जलवायु। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मानसून कहते हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को मानसून कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है, यह युग्म सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्योंकि आपको इसको बता देते हैं इसकी डिटेलिंग, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में नहीं बल्कि कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, गिर गुजरात में है और नंदा देवी जो है ये उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, केवलादेव राजस्थान में है, गिर गुजरात में है और नंदा देवी उत्तराखंड में। ओके, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ठीक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या मेडागास्कर। ओके, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इसकी डिटेलिंग है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है, यह डेनमार्क के अधीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 4 द्वीप समूह आपको अगर बता दें तो पहला है आपका ग्रीनलैंड। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे विश्व में बात करें सबसे बड़ा जो है द्वीप का है ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है, इसके बाद बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। ओके, याद क्या रखना है आपको? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, थर्ड नंबर पे बोर्नियो है एंड फोर्थ नंबर पे मेडागास्कर है। ओके, याद रखिएगा। ठीक, GNBM यानी कि ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, फिर आपका क्या हो गया? बोर्नियो एंड मेडागास्कर। ठीक है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो एंड मेडागास्कर। ओके, ये है सबसे बड़े द्वीपों का क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, पर्वत श्रृंखला दिया है और महाद्वीप दिया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, हिमालय कहाँ है? तो हिमालय जो है वो एशिया में पड़ेगा आपका। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यानी कि 3 मतलब CAB। ठीक है, CAB कहाँ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, CAB। ओके, यानी कि हिमालय जो है आपका एशिया में पड़ता है, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड चीन। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
डी इज करेक्ट, चीन। गेहूं के उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पे है पूरे विश्व में। ओके, इसकी डिटेलिंग है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फाओ के अनुसार यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। इसके बाद क्रमशः भारत है। तो याद रखिएगा भारत जो है गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चीन फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे स्थान पे भारत है, फिर रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा गेहूं के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 है चीन, सेकंड नंबर पे है भारत, थर्ड नंबर पे है रूस और चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए देश है और राजधानी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं रोमानिया की राजधानी क्या है। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो नॉर्वे की राजधानी हो गई ओस्लो। नाइजीरिया की क्या है, नाइजीरिया की अबूजा है और वियतनाम की हनोई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ओके, ऑप्शन इज करेक्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा एंड वियतनाम की हनोई। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।